सम्राट कनिष्क की मृत्यु के बाद धीरे धीरे उत्तर पूर्व के सभी छोटे बड़े राज्यों ने कुषाणों की गुलामी से स्वयं को मुक्त करके स्वाधीन करना शुरू कर दिया था। इसी उथल पुथल में पाटलिपुत्र राज्य ने भी अपने आप को स्वतंत्र करा लिया। हैरानी की बात है कि जिस राज्य के सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, सम्राट पुष्यमित्र जैसे पराक्रमी योद्धा बैठकर पूरे भारत का नेतृत्व करते थे, आज उस राज्य की गिनती नाम मात्र के राज्यों में हो रही थी। आज हम देखेंगे कि कैसे यह पाटलिपुत्र या मगध का राज्य पुनः अपने गौरव को प्राप्त करता है और कौन वह राजा था जिसने विक्रमी संवत को इतनी प्रतिष्ठा दिलाई कि आज लगभग 2000 साल बाद भी हिंदू अपनी काल गणना उसी संवत से करते हैं। ईस्वी सन 307 में किसी सामंत घराने के तरुण चंद्रगुप्त की शादी लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख की कन्या से हुई और बाद में इसी तरुण चंद्रगुप्त ने लिच्छवी गणराज्य की मदद से आस पड़ोस के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और ईस्वी सन 320 में उसने पाटलिपुत्र में अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त नाम होने से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि वह चंद्रगुप्त मौर्य वंश से कोई संबंध रखता होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य इस चंद्रगुप्त से लगभग 600 वर्ष पूर्व हुआ था, परंतु यह एक नवीन गुप्त घराने का था, पर साहस और पराक्रम में पूर्व वाले चंद्रगुप्त मौर्य के ही समान था। अपने 10-11 साल के अल्पकालीन शासन में ही चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र राज्य में मगध, प्रयाग और अयोध्या के क्षेत्र को जोड़कर राज्य का विस्तार कर लिया था। परंतु 330 ईस्वी में चंद्रगुप्त के परलोक सिधारने के बाद उसकी गद्दी पर चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त बैठा। सिंहासन पर बैठते ही समुद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाकर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर दी। उसके बाद शक और कुषाणों के पंजों से पश्चिमोत्तर भारत के राज्यों कामरूप, समतट, नेपाल प्रभृति पूर्वोत्तर सीमा राज्य से लेकर विंध्य तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसके बाद विंध्याचल पर्वत पार करके उसने दक्षिण भारत के भी 12 प्रमुख रियासतों को अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह चारों दिशाओं में जीत प्राप्त करके पाटलिपुत्र पहुंचकर अश्वमेध यज्ञ करके सम्राट की उपाधि धारण की। सम्राट समुद्रगुप्त की इस विराट जीत से डरकर कुषाणों ने जो कुछ छोटे छोटे राज्य बचे हुए थे उन्होंने भी सम्राट समुद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इस तरह कुषाणों का भारत से नाम मिट गया। ईस्वी सन 375 में इस पराक्रमी सम्राट समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई। सम्राट समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा। गुजरात से मालवा तक के कुछ बचे हुए शक राज्यों पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने हमला कर दिया और शकों का पूर्ण पराभव करके तत्कालीन सिंधु, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, मालवा आदि प्रदेशों को मुक्त कराकर भारतीय साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह विजयी सम्राट चंद्रगुप्त ने जब उज्जैनी में प्रवेश किया तो उस समय वहां पर एक विशाल राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया और सम्राट चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कुषाणों की तरह शकों का भी समूल नाश करने वाली अपनी विजय को अमर बनाने के लिए पहले से ही प्रचलित मालव संवत्सर को अपने नाम से जोड़कर विक्रमी संवत की शुरुआत की और उज्जैनी को ही अपनी राजधानी बनाकर वहीं से राज्य संचालन करने लगे। मलेच्छों को परास्त कर विक्रमादित्य ने जो विजय प्राप्त की उसके कारण संपूर्ण भारत को जैसी धन्यता का अनुभव हुआ होगा उसका वर्णन कौन कर सकेगा। विदेशियों की जंजीरें तोड़कर संपूर्ण भारत स्वाधीन हुआ था और अपने एक छत्र साम्राज्य से एक राष्ट्र हो गया था। शक कुषाणों का नाश करने के लिए 150-200 वर्षों तक निरंतर संघर्ष करने वाले योद्धे मालव, बिलवायंकुर, सातवाहन आदि कितने ही सूरवीरों और उनके पूर्वजों का पराक्रम, यश अपयश और राष्ट्रीय आशा आकांक्षाएं अंततः सार्थक हुई। यह देखकर विक्रमादित्य को भी कैसी
धन्यता अनुभव हुई होगी, इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि शकों ने वैदिक धर्म, संस्कृति, भाषा और भारतीय आचार विचार अस्वीकृत कर दिया था। विक्रमादित्य अपने शस्त्र बल से उनकी राज सत्ता का ही समूल नाश करने के कारण भारतीयों से भिन्न उनके शकपन का अस्तित्व भी मूलतः समाप्त हो गया। 2-3 पीढ़ियों के अंदर ही कुषाणों के समान भारत भूमि में कोई शक भी शेष नहीं बचा। ऐतिहासिक काल में भारतवर्ष में अनेक सम्राट हो गए हैं, परंतु शक कुषाणों का अंत करने वाले इस सम्राट विक्रमादित्य के समान शायद ही कोई दूसरा सम्राट लोकप्रिय हुआ हो। उसके राज्यकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत प्रवास पर आया था। उस विदेशी यात्री ने भी इस बात का विस्तृत वर्णन किया है कि सम्राट विक्रमादित्य के साम्राज्य में भारतीय जनता का सुख, वैभव, संपन्नता और संतोष कितनी उच्च सीमा तक पहुंचा हुआ था। भारत के सभी भागों, ग्रामों में भी लोक गीतों के माध्यम से आज भी राजा विक्रम का नाम उनकी न्याय प्रियता के कारण बड़े ही प्रेम से गाया जाता है। लगभग 35 वर्षों तक उस एक छत्र बलशाली भारतीय साम्राज्य का संरक्षण और संवर्धन करते हुए ईस्वी सन 414 में सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई। हम इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने आज तक लगभग 2000 साल के बाद भी विक्रमादित्य और विक्रमी संवत को किस तरह से अंगीकार किया हुआ है। ये इसी बात का प्रमाण है कि भारत राष्ट्र जो शकों और कुषाणों हूणों की दास्ता से अपने आप को मुक्त कराकर स्वतंत्र हुआ था, वो कितना बड़ा राष्ट्रीय उत्सव बन गया था। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।